लेकिन जैसे ही उस औरत ने खुद कपड़े उतारने शुरू किए, वो अचानक सुअर की चर्बी से भरी एक बाल्टी निकाल लाया और बेहद घिनौने तरीके से उस चर्बी को औरत के पूरे शरीर पर मलने लगा। औरत को लगा कि वो कुछ अलग तरह का खेल खेलना चाहता है। उसकी आंखों में हल्की सी उत्सुकता भी दिखी, लेकिन तभी उसने एक चाकू निकाल लिया। इस अजीब हरकत से औरत बुरी तरह डर गई। वो खड़ी हुई और बोली कि वो अब ये सब नहीं करना चाहती। उसने गुस्से में सुअर की चर्बी उसके चेहरे पर फेंक दी, लेकिन आदमी को गुस्सा नहीं आया। उसने पहले से तैयार किया हुआ एक लकड़ी का डंडा निकाला और एक ही वार में औरत को मार डाला। इसके बाद वो बेहद सहजता से उसके बाल काटता है, फिर सुअर की चर्बी में लिपटे शरीर को कपड़े में कसकर लपेट देता है। जब चर्बी ने औरत की पूरी देहगंध को सोख लिया, तो वो एक खुरचनी से चर्बी को परत दर परत इकट्ठा करता है, यहां तक कि बालों पर लगी चर्बी भी जरा सी बर्बाद नहीं करता। फिर वो एक साधारण आसवन यंत्र निकालता है और तेज तापमान की मदद से सुअर की चर्बी से औरत की देहगंध को अलग करता है। लेकिन ये सब उसकी विकृत हरकतों की बस पहली सीढ़ी थी। उसकी मां सब्जी मंडी में मछली बेचती थी। तेज बदबू वाले उसी ठेले के नीचे उसने चुपके से आइन को जन्म दिया और फिर उसे मरी हुई मछलियों के ढेर में फेंक दिया, क्योंकि ये उसकी 5वीं संतान थी और इससे पहले की सारी संतानें मृत पैदा हुई थी। लेकिन आइन ने अलग जीवन चुना। उसकी जोरदार रोने की आवाज राहगीरों का ध्यान खींच लाई। यही रोना उसकी मां को फांसी के तख्ते तक ले गया। मां बाप न होने के कारण आइन को अनाथालय भेज दिया गया, लेकिन वो जगह भी सुरक्षित नहीं थी। असल में वो अनाथालय बच्चों का अव्यवस्थित अड्डा था। सैकड़ों बच्चे एक ही कमरे में ठूंस दिए जाते थे। एक महिला देखभालकर्ता ने आइन को लापरवाही से एक भरी हुई चारपाई पर रख दिया। जिस बच्चे की जगह छीनी गई थी, वो आइन से नफरत करने लगा। वो ये देखना चाहता था कि ये नवजात जिंदा भी है या नहीं। लेकिन गंध के प्रति अत्यंत संवेदनशील आइन ने अचानक उस लड़के की उंगली पकड़ ली और उसे नाक के पास ले जाकर जोर से सूंघने लगा। गरीबी की बदबू के अलावा उसे एक खतरनाक एहसास भी आया। बच्चों को लगा कि आइन एक अजीब प्राणी है। उन्होंने उसे तकिए से दबाकर मारने का फैसला किया। सौभाग्य से महिला देखभालकर्ता समय पर आ गई। उसने डंडे से बच्चों को भगाया और आइन के लिए जिंदगी की थोड़ी सी जगह बचा ली। हालांकि वह सिर्फ उसकी सरकारी सहायता के लिए ऐसा कर रही थी, लेकिन इससे आइन बच गया। 5 साल की उम्र में उसकी क्षमता साफ दिखने लगी। वो सेब की खुशबू सूंघकर सैकड़ों मीटर दूर सेब का पेड़ ढूंढ सकता था। अगर कोई उस पर हमला करने आता तो वो खतरे की गंध पहले ही महसूस कर लेता। 13 साल की उम्र तक वो कई किलोमीटर दूर की किसी भी गंध को पहचान सकता था। गीली घास, गर्म लकड़ी, पत्थर, यहां तक कि पानी में बैठे मेंढक की भी। लेकिन उसकी प्रतिभा पूरी तरह निखर पाती उससे पहले ही महिला देखभालकर्ता ने सिर्फ 7 युवान में उसे चमड़ा कारखाने में बेच दिया। पैसा खर्च होने से पहले ही वो महिला लुटेरों के हाथों मारी गई। ऐसा लगता था कि आइन के साथ कोई अभिशाप जुड़ा है। जो भी उसे छोड़ता वो जीवन से भी छूट जाता। मां हो या देखभालकर्ता, सबका अंजाम एक सा हुआ। लेकिन आइन का जीवन भी आसान नहीं था। उसे रोज 15 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ता। पेट कभी भरता नहीं और कारखाने का माहौल बेहद खराब था। आमतौर पर यहां काम करने वाले बच्चे 3 साल से ज्यादा नहीं जीते, लेकिन आइन जीवाणु की तरह जिद्दी था। वो हालात में ढल गया और 5 साल तक वही टिका रहा। 18 साल की उम्र में काम की कमी के कारण मालिक उसे शहर में माल पहुंचाने ले गया। यही वो पल था जब उसके भीतर का राक्षस जागने वाला था। भीड़ भरी सड़कों पर चलते हुए उसकी नाक कांपने लगी। वो हर तरह की गंध को लालच से सूंघ रहा था, अच्छी हो या बुरी, खाना, कीचड़, यहां तक कि लोगों की बदबूदार सांसें भी। तभी उसे एक अनोखी खुशबू ने खींच लिया। एक इत्र की दुकान से आती हुई। 18वीं सदी के फ्रांस में हर जगह बदबू थी, इसीलिए इत्र बनाए गए। अयुलिन नाम का इत्र सिर्फ एक बूंद में लोगों को मोहक बना देता था। लेकिन अमीर औरतों को देखकर आइन को घृणा हुई, क्योंकि उसने इससे भी सुंदर खुशबू महसूस की। वो उस खुशबू के पीछे चली और पाया कि वो एक किशोरी की देहगंध थी। वो गंध उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। वो लड़की का पीछा करने लगी। अचानक डर के मारे लड़की भागी। आइन पीछे पीछे पहुंची और अनजाने में उसे दम घोंट कर मार दिया। उसे कोई पछतावा नहीं हुआ, सिर्फ अफसोस था, क्योंकि मौत के साथ खुशबू मिट रही थी। यहीं से
उसके जीवन का उद्देश्य बन गया, गंध को कैद करना। इसके बाद उसकी मुलाकात एक इत्र बनाने वाली से हुई और यही से उसकी प्रतिभा को रास्ता मिला। और उसका अंधेरा भी। परफ्यूम में 3 स्तर होते हैं, शीर्ष सुगंध, मध्य सुगंध और आखिरी सुगंध। शीर्ष सुगंध पहली छाप को दर्शाती है, मध्य सुगंध परफ्यूम का मुख्य विषय होती है और ये कई घंटों तक बनी रहती है। आखिरी सुगंध परफ्यूम की पूंछ होती है जिसकी खुशबू कई दिनों तक टिक सकती है। आइंग ये सब सुनकर पूरी तरह खो जाती है। मालिक आगे बताता है कि किंवदंती के अनुसार एक 13वीं खुशबू भी होती है जिसे अंतिम सार कहा जाता है। कहा जाता है कि उसकी खुशबू हजारों साल तक बनी रहती है और जो भी उसे सूंघ ले उसे स्वर्ग में होने जैसा अनुभव होता है। लेकिन आज तक कोई भी 13वीं खुशबू नहीं बना पाया। ये सुनते ही आइंग को पूरा यकीन हो जाता है कि 13वीं खुशबू किसी किशोरी की प्राकृतिक देह सुगंध ही है। वो अनगिनत बार पीले आड़ू बेचने वाली उस लड़की का सपना देख चुकी थी। उसकी इच्छा बस इतनी थी कि उस किशोरी की खुशबू को कैद कर सके। लेकिन मालिक ने जो विधि सिखाई वो केवल फूल पत्तियों की खुशबू निकालने तक ही सीमित थी। दिन रात इसी सोच में डूबी रहने के कारण आइंग अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। वो मालिक से पूछती है, क्या दुनिया में किसी जीवित प्राणी की खुशबू निकालने का तरीका है? मालिक उसे बताता है कि दूर पूरब में ग्रास नाम की एक जगह है जहां एक रहस्यमयी तेल भिगोने की विधि है, शायद वही ये काम कर सके। आइंग को फिर से उम्मीद मिलती है। अगले ही दिन वो चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाती है। मालिक उसे ग्रास जाने का नक्शा देने को तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में उसे मालिक के लिए 100 परफ्यूम फॉर्मूले बनाने होंगे। आइंग के लिए 10,000 फॉर्मूले बनाना भी आसान था। वो बस ये सोच रही थी कि अब वो किशोरी की देह सुगंध संभालना सीख सकेगी। उसे ये अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसी राह पर चल पड़ी है जहां से वापसी नहीं होती। रेगिस्तान और बर्फीले पहाड़ पार करते हुए 6 महीने बाद एक ग्रामीण रास्ते पर उसे अचानक एक जानी पहचानी खुशबू आती है। ये खुशबू पीले आड़ू बेचने वाली लड़की से भी कहीं ज्यादा मोहक थी। कुछ ही देर में एक बग्घी उसकी नजर में आती है। आइंग जल्दी से पेड़ के पीछे छिप जाती है। जब बग्घी पास आती है तो वो एक सुनहरे बालों, नीली आंखों वाली किशोरी को देखती है। आइंग पूरी तरह उसकी खुशबू से मोहित हो जाती है और अनजाने में बग्घी के पीछे पीछे चल पड़ती है। वो एक हवेली तक पहुंच जाती है, दीवार फांद कर अंदर जाती है और लड़की के कमरे की ओर टकटकी लगाए देखती रहती है। लड़की बालकनी की ओर आती है। आइंग गहरी सांस लेकर उस खुशबू को अपने भीतर भर लेती है। इस बार वो पहले की तरह जल्दबाजी नहीं करती। वो दूर खड़ी रहकर सिर्फ खुशबू का आनंद लेती है जब तक वह किशोरी की देह सुगंध को संभालने की विधि नहीं सीख लेती। उसे अपने आवेग को दबाना होगा। अगले दिन वो हवेली के पास एक परफ्यूम फैक्ट्री में काम करने लगती है। तेल भिगोने की विधि में फूलों की पंखुड़ियों को जानवरों की चर्बी में डुबोया जाता है। जब खुशबू चर्बी में समा जाती है तो उसे आस्वित करके खुशबूदार सार निकाला जाता है। इस विधि में निपुण होने के बाद आइंग ने कहानी की शुरुआत में दिखाई गई उस महिला को पहला प्रयोग चुना। कुत्ते का पागलपन भरा चाटना प्रयोग की सफलता का संकेत था। यहां तक कि जो मालिक अक्सर आइंग को मारता पीटता था वो भी उसकी बनाई खुशबू सूंघते ही शांत हो गया। लेकिन आइंग का लक्ष्य इससे कहीं आगे था। उसके सामने 3 खाली शीशियां थी। उसकी आंखों में वे 3 किशोरियों की देह सुगंध का सार थी। सबसे पहले एक जुड़वा बहनों की खुशबू ली गई। उनकी देह सुगंध बेहद शुद्ध थी और उनका कुलीन रक्त उन्हें परफ्यूम की शीर्ष सुगंध के लिए आदर्श बनाता था। जैसे जैसे आइंग का हाथ साफ होता गया, किशोरियों की हत्याएं तेज होती चली गई। सुंदर लड़कियां लगातार मारी जाने लगी। पूरा इलाका डर में डूब गया। पुलिस भी परेशान थी, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि हत्यारा न पैसे के लिए मारता था न वासना के लिए। वो सिर्फ बाल और कपड़े ले जाता था। लड़कियों की सुरक्षा के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। लड़कियों को बाहर निकलने की मनाही थी। अजनबी दिखते ही उसे संदिग्ध मानकर पीटा जाने लगा। फिर भी आइंग का सिलसिला नहीं रुका। आखिरकार सिर्फ एक खाली शीशी बची। वो एम्मा के लिए थी। एम्मा एक प्रसिद्ध काउंट की बेटी थी। उसे बचाने के लिए परिवार ग्रास छोड़ने का फैसला करता है। धोखा देने के लिए वे 2 रास्तों में बंट जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे शहर से निकलते हैं आइंग एम्मा की खुशबू पहचान लेती है। वो दौड़ पड़ती है। उसकी नाक किसी कंपास की तरह उसे सही दिशा दिखाती है। वो एम्मा के कमरे में घुसती है। यही उसका अंतिम लक्ष्य था। अगली सुबह एम्मा मरी हुई मिलती है। आइंग आखिरी शीशी पूरी करती है और सारी खुशबुओं को एक साथ मिला देती है।
13 किशोरियों की देह सुगंध से बना अंतिम परफ्यूम तैयार हो जाता है। लेकिन उसी समय सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। मौत से पहले वो परफ्यूम खोल देती है। खुशबू फैलते ही सब लोग सम्मोहित हो जाते हैं। फांसी के मैदान में लोग उसे देवदूत समझने लगते हैं। सब उसके सामने घुटनों पर गिर जाते हैं। लेकिन अंत में आइन को एहसास होता है कि वो जो ढूंढ रही थी वो तो उसी रात खो गई थी जब उसने पीले आड़ू बेचने वाली लड़की को मारा था। वो बाजार लौटती है, अपने ऊपर सारा परफ्यूम उड़ेल देती है। भीड़ उसे घेर लेती है। अंत में बस उसके कपड़े और उसकी जिंदगी भर की खोज बचती है।